नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आधुनिक भारत का ये कंप्लीट सीरीज जो है, इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इसके पिछले पार्ट में हम लोगों ने जो है नवीन राज्यों का उदय, खास करके मराठा इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देख चुके थे। तो आज से हम लोग जो है वो भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण, ये जो है हम लोग आज शुरू करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद का चरण है, ये मुख्यतः 3 चरणों से होकर के भारत में गुजरा है। रजनीपाम दत्त आरपी दत्त ने भारत में साम्राज्यवादी काल को 3 भागों में बांटा है। वो नंबर 1 वाणिज्यिक चरण जो 1757 से 1813 तक चलता है, और दूसरा स्वतंत्र व्यापारिक पूंजीवाद चरण जो 1813 से 1857 तक चलता है, और दूसरा वित्तीय पूंजीवाद का चरण जो कि 1858 से लेकर के 1847 तक चलता है। तो ये 3 प्रकारों में जो है बांटा गया है। इन तीनों प्रकारों में हम लोग अध्ययन करेंगे कि इन तीनों में जो है कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। तो फर्स्ट हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं, और पहला देखते हैं कौन सा चरण था, वाणिज्यिक चरण, जो कि 1757 से लेकर के कहाँ तक चलता है, 1813 तक। इसे हम बड़िकवाद भी कहते हैं। अब इस काल की जो प्रमुख घटनाएं हैं, जैसे कि उस काल में ब्रिटिश कंपनी का जो मूल उद्देश्य था वो अधिकाधिक धन प्राप्त करना था। यानी जो प्रथम चरण था वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण, इसमें कंपनी का जो मूल उद्देश्य पहला क्या था कि अधिक से अधिक धन प्राप्त हो और राजनीतिक शक्ति में वृद्धि और व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त किया जाए। तो ये 2-3 जो सबसे महत्वपूर्ण थे। उद्देश्य प्राप्ति के लिए कंपनी द्वारा अपनाए जाने वाले कुछ तरीके थे, और वो तरीके हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन से तरीके थे जो इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कंपनी ने अपनाई। जैसे व्यापार पर एकाधिकार और प्रतिद्वंदी समाप्त करना। तो ये लोग जो है व्यापार पर एकाधिकार स्थापित किए, और जो प्रतिद्वंदी थे उनको भी समाप्त करने की कोशिश किए। वस्तुएं कम मूल्य में खरीदी और अधिकाधिक मूल्यों पर बेची गईं, और देश पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया गया। तो इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 3 काम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, यानी व्यापार पर एकाधिकार और प्रतिद्वंदी को समाप्त करना, वस्तुएं कम मूल्य पर खरीदी गईं और अधिकाधिक मूल्य पर बेची गईं, देश पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया गया। तो ये तीनों काम जो है इस माध्यम से किए गए। के.एम. पनिक्कर ने 1765 से 1772 के काल को डाकू राज्य कहा है। क्यों? क्योंकि ये जो है अधिकाधिक धन प्राप्त करना जो उनका उद्देश्य था, इसके माध्यम से ये लोग भारत को पूरी तरीके से काफ़ी हद तक ये लोग लूटे। कम मूल्य पर वस्तुएं खरीदते थे और ज़्यादा मूल्य पर बेचते थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त हो सके, इसलिए डाकू राज्य कहा गया था। अब इसमें देखते हैं गृह व्यय। तो गृह व्यय वह व्यय था जो भारत राज्य सचिव या उसके संबंध व्यय था। तो जो भारत राज्य सचिव था और उससे संबंधित जो व्यय थे उसको गृह व्यय बोल करके, और वो भी सारा व्यय भारत से ही लिया जाता था। अब गृह व्यय में क्या क्या चीज़ें शामिल थीं? ईस्ट इंडिया कंपनी के भागीदारों का लाभांश जो है वो भी यहीं से, विदेश में लिए गए सार्वजनिक ऋण वो भी यहीं से दिया जाता था, सैनिक और असैनिक व्यय वो भी भारत से दिया जाता था, इंग्लैंड में भंडार वस्तुएं की खरीद ये भी भारत से ही होती थी, और इन्हीं सबको मिला करके वो लोग बोलते थे गृह व्यय। दूसरा चरण जो देखते हैं वो औद्योगिक पूंजीवाद का चरण होता है, जिसमें स्वतंत्र व्यापार की चरण कहा जाता है। इसमें देखेंगे कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। 1813 ईस्वी में भारत के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। चीन के साथ व्यापार एवं चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, जो कि ये भी 1833 में एक एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो 1813 में कंपनी का एकाधिकार जो है समाप्त कर दिया गया एक्ट के द्वारा। इस काल में जो कंपनी का मुख्य लक्ष्य था वो भारत को ब्रिटेन के एक अधीनस्थ बाजार के रूप में विकसित करना, कि एक अधीनस्थ बाजार के रूप में विकसित करो, भारत को ऐसे उपनिवेश के रूप में परिवर्तित करो जहां से ब्रिटेन को कच्चा माल प्राप्त होता रहे। तो ये एक उद्देश्य था। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कंपनी ने भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण को बढ़ावा दिया, यानी कृषि का वाणिज्यीकरण, शिल्प उद्योगों का इन्होंने विनाश किया और भू राजस्व प्रणालियाँ लागू किया, आदि सारी तरीके जो है इस दूसरे चरण की प्राप्ति के लिए अपनाए गए। तीसरा जो चरण होता है उसे हम पूंजीवाद का चरण कहते हैं। इस काल में ब्रिटिश सरकार का जो मुख्य लक्ष्य था
जो मुख्य लक्ष्य था वो ब्रिटिश व्यापारियों द्वारा जमा पूंजी के लिए भारत को निवेश स्थल के रूप में तैयार करना। तो ब्रिटिश व्यापारियों द्वारा जमा पूंजी के लिए भारत को निवेश स्थल के रूप में तैयार करना। तो पहला क्या था, पहले वाले में आप लोगों ने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना और यहाँ पर एक नियंत्रण स्थापित करना ताकि पकड़ मजबूत हो सके। दूसरे वाले में आप लोगों ने देखा, दूसरे वाले में क्या हुआ कि औद्योगिक पूंजीवाद यानी स्वतंत्र व्यापार एकाधिकार समाप्त हो गया और कहा गया कि इसको एक बाज़ार के रूप में जो है विकसित करो ताकि यहाँ से कच्चा माल प्राप्त होता रहे और यहाँ के जो शिल्प उद्योग थे या जो छोटे छोटे उद्योग थे उनको सबको विनाश कर दिया गया। और लास्ट में जो है वित्तीय पूंजीवाद यानी कहा गया कि यहाँ जो व्यापारी हैं या उनके पास जो पैसा हैं वो भारत में निवेश करें और भारत में निवेश करके यहाँ से उच्च मात्रा में उनको ऋण प्राप्त हो और लाभ प्राप्त हो, इस माध्यम से भी जो भारत का धन है वो बाहर जाए। अगला देखते हैं भू राजस्व व्यवस्था। तो 1772 ईस्वी में केंद्रीय खजाना मुर्शिदाबाद, जो केंद्रीय खजाना था वो मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाया गया। 1772 में पंचशाला बंदोबस्त शुरू किया गया और 77 में सालाना बंदोबस्त शुरू किया गया। 1786 में क्या किया गया, रेवेन्यू बोर्ड की फाइनली स्थापना कर दी गई। तो ये कुछ छोटी मोटी बातें थीं। पहला जो बंदोबस्त देखते हैं अस्थाई बंदोबस्त, इसका जो और अन्य नाम है इस्तेमरारी, मालगुजारी और विश्वेदारी या जागीरदारी। तो ये इसके और अलग नाम हैं। इसके प्रणेता कौन थे, जानफोर, और लागू कौन करवाया 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है भारत में लागू किया था। तो कौन लागू किया था ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये जो है यही एग्जाम में पूछा जाता है। सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ, बंगाल में लागू हुआ। जो इसमें क्षेत्र थे ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 97% भाग इसमें शामिल था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र जो इसमें शामिल थे। प्रावधान इसके हम देखेंगे क्या क्या थे। भू राजस्व सदैव के लिए निर्धारित कर दिया गया। जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया और भूस्वामित्व परंपरागत हो गया। जो लगान का 10/11 भाग सरकार को और 1/11 भाग जमींदारों को देना निश्चित हुआ। ये जो है इसका मेन प्रावधान था। इसी में एक सूर्यास्त कानून आता है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो एग्जामों में पूछा जाता है कि सूर्यास्त कानून किसके अंतर्गत आता है। मतलब अस्थाई की रैयतवाड़ी, तो वो अस्थाई बंदोबस्त में आता है। इस कानून के अनुसार जमींदारों को लगान की राशि जमा करने के लिए एक निश्चित दिन तय किया जाता था और उस दिन सूर्यास्त से पहले लगान जमा करवाना होता था, अन्यथा उनकी जागीर जो है वो नीलाम कर दी जाती थी। तो एक फिक्स दिन होता था, उस दिन जो है लगान सूर्यास्त होने से पहले जमा करना होता था। अगर नहीं जमा करते थे तो उनकी जो जागीर होती थी वो नीलाम कर दी जाती थी। तो ये थी सूर्यास्त कानून। नेक्स्ट देखेंगे रैयतवाड़ी पद्धति। जन्मदाता थॉमस मुनरो एंड कैप्टन रीड, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई एग्जामों में बार बार पूछा जा चुका है। सर्वप्रथम यह 1792 में 12 महल जिले तमिलनाडु में कैप्टन रीड ने जो है लागू की और 1820 में मद्रास में, 1825 में बम्बई में ये लागू किया गया। फिर 12 महल, मद्रास और बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग आदि क्षेत्रों में भी इसको लागू कराया गया। यानी ब्रिटिश भारत के कुल 51% भूभाग पर इसे लागू किया गया था। यानी ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक भूभाग पर लागू की गई ये जो है व्यवस्था थी। विशेषताएं इसकी देखेंगे क्या क्या थीं। तो प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार को भूमि का स्वामी मान लिया गया। रैयत किसान भूमिदार को अपनी भूमि बेचने, गिरवी रखने का अधिकार दे दिया गया। भूमि कर का निर्धारण भूमि सर्वेक्षण के बाद किया गया। सरकार द्वारा रैयतों को पट्टे प्रदान किए जाने लगे। लगान की अदायगी यदि नहीं होती थी तो उनको भूमि जो है जब्त कर ली जाती थी और भूमि कर की समीक्षा जो है वो 30 वर्ष पर किया जाता था। इस पद्धति में जो भू राजस्व था वो 50% था, तो यानी रैयतवाड़ी। आगे देखेंगे
फिर एक नई व्यवस्था आती है जिसे महालवाड़ी पद्धति कहा जाता है। महाल यानी गांव या जागीरों को कहा जाता था। इसका जो जन्मदाता था वो कौन था? मैकेंजी। बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो जन्मदाता हैं इनको आपको ज़रूर याद रखना है। 1819 में विकसित की गई। इस व्यवस्था में भूमि का जो बंदोबस्त पूरे महाल, गांव या जागीर के प्रधान या जागीरदारों के साथ किया जाता था। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के लगभग 30% भाग पर की गई। इस व्यवस्था में भूमि जो है वो पूरे गांव की मानी जाती थी, परंतु भूमि का स्वामित्व तो किसान के पास होता था जब तक कि लगान वो समय पर चुकाता रहे। अगर लगान समय से नहीं चुकाया तो फिर उसकी भूमि भी जब्त कर ली जाती थी। किसान अपनी भूमि को बेच सकता था। लगान निश्चित समय पर ना चुकाने की स्थिति में जो महाल प्रमुख होता था उसकी भूमि से जो है बेदखल कर सकता था। इस राजस्व व्यवस्था में लगान निर्धारित करने के लिए मानचित्रों का प्रयोग किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब आदि के प्रांत शामिल थे। इस व्यवस्था द्वारा कृषक एवं अंग्रेजों के मध्य जो है वो सीधा संपर्क समाप्त हो गया। सीधा संपर्क किसमें बना था? रैयतवाड़ी में बना था। फिर देखेंगे पंजाब की ग्राम व्यवस्था। तो पंजाब में संशोधित महालवाड़ी प्रथा लागू की गई जो ग्राम प्रथा के नाम से जानी गई। तो ये रही अंग्रेज़ों की भू राजस्व व्यवस्था। तो अंग्रेज़ों की भू राजस्व व्यवस्था जो स्टार्ट होती है वो होती है स्टार्टिंग में वारेन हास्टिंग के समय से स्टार्ट होता है, और उसके बाद वारेन हास्टिंग के समय जब शुरू होता है तो उसे जो है कनकूद पर दिया जाता था, कूद पर, यानी वो अस्थायी नहीं थी। तो यानी कोई भी भूमि का पार्ट है तो उसको कूद पर लगा करके वो दे दिया गया कि भाई इतने रुपए का है। अब प्रॉब्लम होने लगी कि अगर उससे उपज कहीं ज़्यादा होने लगी या ज़्यादा हो गई तो उनका नुकसान हो गया। और सबसे बड़ा इसका नुकसान ये था कि इसमें कोई फिक्स नहीं था कि सरकार को कितनी आय होनी है। तो इन सब चीज़ों से परेशान हो करके फिर एक अस्थाई बंदोबस्त लाया गया। अस्थाई बंदोबस्त यानी भूमि को फिक्स किया गया और उस भूमि का एक फिक्स रेट जो है लगा दिया गया कि इस भूमि का इतना रुपया मिलेगा। इससे क्या हुआ कि सरकार की एक फिक्स आय भी पता चल गई। उसके बाद तुम अपना चाहे जो कर लो। फिर उसके बाद क्या हुआ, इस अस्थाई बंदोबस्त में जो एक जमींदार थे बीच में जमींदार, वो काफ़ी मालदार हो गए क्योंकि 10/11 भाग जो है वो सरकार को दिया जाता था, 1/11 भाग जमींदार को मिलता था। तो इसमें वो बिचौलिए का काम करने लगे। वो काफ़ी जो है बड़े बड़े जो है लूट खाकर काफ़ी मोटे हो गए। अब जो है इन्हीं लोगों को बीच से हटाना चाहती थी जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश गवर्नमेंट। इन लोगों को हटा करके फिर क्या लाई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था लाई। यानी कि अब यहाँ पर रैयत मतलब क्या होता है? किसान। अब यहाँ पे डायरेक्ट जो है किसानों से संपर्क किया गया और उनकी भूमि को नपवाया गया। और उनकी भूमि को नापने के लिए, सर्वेक्षण करने के लिए कौन आते? लेखपाल आते, और बहुत मात्रा में जो है कर्मचारी चाहिए। तो ये सारे लोग आए और भूमि को नापे, और भूमि को नाप करके जो है एक रिपोर्ट जो है सरकार के पास भेजे कि इनकी इतनी भूमि है, इन पर इतना कर लगेगा। तो डायरेक्ट किसानों से जो है सरकार को कर मिलने लगा। लेकिन बिचौलिए इसमें भी लेखपाल और जो तमाम प्रकार के जो अधिकारी थे वो भी जो है यहाँ किसानों से ये डायरेक्ट जो है अपना लेने लगे। भैया इतनी बड़ी भूमि है, इसको सरकार कहाँ जानती है, हम इसको थोड़ा सा कम करके दिखा देंगे, तुम्हें लगान कम देना पड़ेगा और जो है हमें कुछ घूस के रूप में दे दो। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे फिर क्या किया गया कि रैयतों को हटा दिया गया कि भाई इतनी एक एक किसानों का अगर नापोगे भूमि नाप करके तो उसके लिए लेखपाल तमाम सारे सरकारी तंत्र चाहिए। तो उन सबको हटा दिया गया। पूरे गांव को, अभी जैसे ये मान लो पूरा गांव है, इसको महाल कहते हैं। अब इन्हीं का जो जमींदार होता था या प्रधान होता था, पूरे गांव की भूमि को क्या मान लिया गया? ये पूरा एक मान लिया गया। और यहाँ का जो महाल होता था या जो प्रधान होता था, मुखिया, उसको फिक्स कर दिया गया कि भैया इस पूरे गांव की जो है कर इकट्ठा करो और ला करके हमारे पास पहुंचा दिया करो। तो
तो इस प्रकार से ये महलवाड़ी व्यवस्था आरंभ हुई। चलिए, तो ये हो गई व्यवस्थाएं। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं कि धन का निष्कासन। तो भारत के धन का अविरल प्रवाह इंग्लैंड की ओर था, परंतु भारत का कोई भी लाभ नहीं हुआ, यानी कि अप्रतिफल निर्गमन था। यानी निर्गमन होता था, उसके बदले अगर भारत को कोई फ़ायदा होता तो ठीक था, लेकिन कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। निष्कासन के तत्व, किस किस माध्यम से जो है निष्कासन भारत से धन का हो रहा था वो देखेंगे। गृह व्यय, जिसे कि होम चार्जेज बोलते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के भागीदारों का लाभार्थ, विदेश से लिए गए सार्वजनिक कर्ज, विदेश से जो सार्वजनिक कर्ज लिए जाते थे उस पर जो ऋण होता था, उस पर जो ब्याज लगता था वो भी भारत से दिए जाते थे। सैन्य खर्च वो भी भारत से। इंग्लैंड में भंडार वस्तुओं की खरीद ये भी भारत से ही। विदेशी पूंजी पर दिया जाने वाला ब्याज ये भी भारतीय कोष से दिया जाता था। विदेशी बैंक, इंश्योरेंस, नौ परिवहन और कंपनियों का लाभांश वो भी भारत से ही दिया जाता था। तो एक इन सारी चीज़ों के माध्यम से जो भारत का पैसा था या धन था वो बाहर की तरफ जा रहा था। अब इस बारे में चिताएगा कौन, बताएगा कौन? तो इस बारे में जो कई लोग सामने आए, दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, ये सारे लोग सामने आए और जो है भारत को इस बारे में बताए, सूचित किए, भारत के लोगों को बताए कि इन तरीक़ों से जो है इंग्लैंड में जो है भारत का धन वो जा रहा है। तो धन निष्कासन से संबंधित तथ्य देखेंगे। तो धन के निष्कासन की प्रक्रिया प्लासी के युद्ध के पश्चात शुरू हो गई। प्लासी का युद्ध 1757, जब जो है बंगाल पर अंग्रेज़ों का कह सकते हैं कि कब्जा हो गया, वहीं से लोग जो है बंगाल से काफ़ी धन जो है निकालना शुरू किए धीरे धीरे, और उसके बाद यहीं से स्टार्ट हो जाता है। धन निष्कासन का सिद्धांत का वर्णन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पर जितना इम्पॉर्टेंट कहा जाए वो कम है, इसको आप लोग ज़रूर याद रखिए। दादा भाई नौरोजी ने 1867 लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की बैठक में अपने लेख में इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया का विचार प्रस्तुत किया। ब्रिटेन भारत में अपने शासन की कीमत के रूप में भारत की संपदा का दोहन कर रहा है, ऐसा वहाँ पर इन लोगों ने, दादा भाई नौरोजी ने समझाया। दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा। और उसके बाद आते हैं रमेश चंद्र दत्त, यानी जिनको आरसी दत्त कहते हैं। इनकी भी एक पुस्तक थी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। में भी इन्होंने धन बहिर्गमन का उल्लेख किया। उस समय कार्ल मार्क्स ने भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति का चर्चा करते हुए ये कहा था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति को घिनौनी कहा था। कार्ल मार्क्स ने इसे ब्लीडिंग प्रोसेस कहा था। ब्लीडिंग प्रोसेस जो है कार्ल मार्क्स ने इसकी संज्ञा दी थी। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन को देश के सभी रोगों, दुखों, दरिद्रता का वास्तविक मूल कारण घोषित किया था। 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में नौरोजी के सिद्धांत स्वीकार कर लिए गए। धन निष्कासन का विरोध करने वाले समाचार पत्रों में अमृत बाजार पत्रिका जो है वो प्रमुख थी। तो दादा भाई नौरोजी आए, फिर आरसी दत्त आए, तो इन सारे लोगों ने जो है धन बहिर्गमन से संबंधित जो है मामले उठाए और भारत के लोगों को इस बारे में बताए कि कैसे जो है भारत का धन भारत के बाहर जा रहा है और उसका कोई भी फल भारत को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। अब अगला महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग देखेंगे 1857 का विद्रोह। तो स्वरूप में देखेंगे कई लोग सैनिक विद्रोह के पक्षधर थे, उसमें से लॉरेंस और फीले और देवेलियन, मालफन, होम्स आदि अंग्रेज इतिहासकार थे, और दुर्गादास बंदोपाध्याय, सैयद अहमद खां भी जो है इसके पक्षधर थे कि ये सैनिक विद्रोह था। जबकि LER रीज के अनुसार जो है धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। TR होमत के अनुसार बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। जेम्स आउटरम और W टेलर के अनुसार ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। और बेंजामिन डिज़रायली यानी ब्रिटेन के एक रूढ़िवादी दल का नेता था। उसने इसे 1857 में इसे राष्ट्रीय विद्रोह बताया। कौन? बेंजामिन डिज़रायली।
ने 1857 में इसे राष्ट्रीय विद्रोह बताया था। तो अलग अलग लोगों ने इसे अलग अलग संज्ञा दी कि ये, किसी ने कहा कि ये कुछ था, किसी ने कहा कि ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, किसी ने कहा कि बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था, किसी ने कहा कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। सर्वप्रथम बेंजामिन डिज़रायली ने कहा कि ये राष्ट्रीय विद्रोह था। उसके बाद और आगे देखते हैं, अशोक मेहता के अनुसार यह राष्ट्रीय विद्रोह था। डी.वी. सावरकर काफ़ी फेमस हैं, इनके अनुसार यह स्वतंत्रता संग्राम था। डी.वी. सावरकर ने ही सर्वप्रथम कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। यशवंत सेन के अनुसार इसे राष्ट्रीय संग्राम नहीं कहा जा सकता, परंतु इसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा देना भी गलत होगा, क्योंकि यह कहीं भी केवल सैनिकों तक सीमित नहीं रहा, यानी केवल सैनिकों तक ही सीमित नहीं रहा, और भी लोगों तक ये पहुंचा, यानी इसे केवल सैनिक विद्रोह जो है करार देना गलत होगा। कारणों में चर्चा करेंगे। कारण ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी क्रांति जो है भड़की। राजनैतिक कारण में देखेंगे, डलहौजी की व्यक्तिगत नीति और वेलेज़ली की सहायक संधि काफ़ी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। राजनैतिक कारणों में डलहौजी की व्यक्तिगत नीति, डलहौजी की एक नीति थी, भाई अगर किसी भी राज्य में उसका उत्तराधिकारी बेटा नहीं होता था तो उस राज्य को जो है वो हड़प लेता था। वेलेज़ली की सहायक संधि, वेलेज़ली जो है राज्यों से सहायक संधि करता था और उनके राज्य की रक्षा करने के लिए उनसे कुछ पैसे शुल्क लेता था और उनके राज्यों में अपने सिपाही भी भेजता था। तो अगर कोई राज्य थोड़ी सी गलती करता था या उसका जो खर्चा था वो नहीं दे पाता था तो वो जो है उसको अपने में मिला लेता था। तो ये दोनों नीतियां थीं जो काफ़ी जिम्मेदार थीं, हड़प नीति और सहायक संधि। बहादुर शाह जफर जो है अंतिम मुगल बादशाह थे, उनके साथ जो है अपमानजनक इसने व्यवहार किया। राजा की पदवी को जो है हटा दिया था और सिक्कों पर से उनका नाम भी हटा दिया गया था। अवध का विलय कर लिया, यानी अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके इन लोगों ने विलय कर लिया। प्रशासनिक कारणों में देखेंगे तो अंग्रेजी का प्रसार एवं देशीय भाषाओं की उपेक्षा, तो ये अंग्रेजी का प्रसार कर रहे थे, धीरे धीरे देशीय भाषाओं की उपेक्षा कर रहे थे, जिससे कि लोग जो है नाराज़ थे। ब्रिटिश शासन के कई अप्रिय कानून थे जो कि लोगों को काफ़ी नाराज़ कर रहे थे। सामाजिक व धार्मिक कारणों में देखेंगे तो सती प्रथा पर प्रतिबंध और विधवा विवाह का प्रोत्साहन। तो भारतीय संस्कृति में की जो मान्यता थी वो सती प्रथा पर थी जो है, लेकिन अब ये लोग सती प्रथा को रोक रहे थे, यानी जो भारतीय मान्यता थी या भारत की मान्यताओं को मानने वाले लोग थे वो धीरे धीरे नाराज़ होने लगे। विधवा विवाह में भी भारत पर रोक था, लेकिन ये लोग जो है विधवा विवाह को भी प्रोत्साहित कर रहे थे, इसलिए तब भी अभी जो रूढ़वादी लोग थे वो इनसे जो है घृणा करने लगे। ईसाई मिशनरियों को संरक्षण एवं हिंदू मुस्लिम मान्यताओं का उपहास, तो इनका मेन काम था ईसाई धर्म का प्रचार करना। तो ईसाई धर्म के को ये संरक्षण प्रदान कर रहे थे। इनका प्लान था कि भाई ईसाई धर्म अपनाओ और नौकरी पाओ, तमाम लालच दे करके, नौकरी दे करके, ज़बरदस्ती करके ईसाई धर्म में लोगों को परिवर्तित कर रहे थे। और जो हिंदू मुस्लिम धर्म थी या मान्यता थी उनकी लगातार जो है उपेक्षा कर रहे थे। इससे जो धार्मिक लोग थे वो भी इनसे नाराज़ हुए। भारतीयों को जो है हेय दृष्टि से देखना, यानी कालापन, गोरा ये काला है, ये गोरा है, इस प्रकार का तमाम भेदभाव करते थे। और कालों के साथ जो है, यानी हमारे यहाँ जो लोकल थे उनके साथ जो है गलत बर्बरतापूर्ण व्यवहार करते थे। आर्थिक कारणों में देखेंगे, अंग्रेज़ों की आर्थिक शोषण की नीति, तो यहाँ पर तमाम सारी शोषण किए और खूब पैसा लूटे कमाए। भारतीय जो उद्योग थे, छोटे छोटे उद्योग, उनको तहस नहस कर दिए और गरीबी और भुखमरी की स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई। इससे भी लोगों में नाराज़गी आई। अंग्रेज़ों द्वारा किया जाने वाला भ्रष्टाचार एवं ज़बरदस्ती की लूट, इन सब के कारण जो है लोगों में जो है वो रोष व्याप्त हुआ। बस हवा देने की आवश्यकता थी कि कौन आए और लीड करे। सैनिक कारणों में देखेंगे तो अंग्रेज सैनिकों की उपेक्षा, भारतीय सैनिकों को कम वेतन देना। तो
तो अंग्रेज़ सैनिकों की अपेक्षा भारतीयों को वेतन कम मिलता था और सिपाही जो थे उनकी जाति एवं धार्मिक चिन्हों के प्रयोग पर रोक लगा दिए। जैसे जो अलग अलग जाति के लोग हैं अलग अलग चिन्ह या अलग अलग प्रकार के माला वाला टाइप से पहनते हैं, उन पर भी रोक लगा दिया गया। सैनिकों के साथ किया जाने वाला भेदभाव यानी पदोन्नति और नियुक्ति दोनों में भेदभाव कर रहे थे। इस कारण भी सैनिकों में जो है वो रोष व्याप्त हुआ। तत्कालीन कालन में देखेंगे कि जो पुरानी ब्राउन बेस बंदूक थी उनके स्थान पर एक रॉयल एनफील्ड नया बंदूक आई और जो इसमें कारतूस थे उसमें सूअर एवं गाय की चर्बी मिले होने की सूचना मिली, जिससे कि सैनिकों में विद्रोह हो गया। और विद्रोह का प्रारंभ जो है मंगल पांडे ने शुरू किया। तो प्रारंभ देखते हैं 29 मार्च 1857 34वीं रेजिमेंट, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। बैरकपुर में मंगल पांडे ने अपने साथियों को विद्रोह का आह्वान किया। लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी और मेजर ह्यूरन को गोली मार दी। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। फिर उसके बाद ये धीरे धीरे भड़कता गया। 10 मई 1857 को मेरठ की सेना ने विद्रोह किया। मेरठ से सैनिक जो है 11 मई को दिल्ली पहुंचे। 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया एवं बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। धीरे धीरे ये बढ़ती जा रही है। असैन्य मामलों के लिए एक परिषद बनाई गई जिसको बख्त खां को जो है उसका नेता बनाया गया। 20 सितंबर 1857 को अंग्रेज़ों ने दिल्ली को पुनः जीत लिया और निकोलस जो है उसमें मारा गया। हड़सन ने सम्राट के 2 पुत्र थे, मिर्ज़ा मुग़ल एवं मिर्ज़ा ख्वाजा सुल्तान, मिर्ज़ा मुग़ल और मिर्ज़ा ख्वाजा सुल्तान, इन दोनों को जो है हड़सन ने सम्राट के दोनों पुत्रों को गोली मार दी। हड़सन ने बहादुर शाह को गिरफ्तार कर लिया और निर्वासित करके उनको रंगून भेज दिया और 1862 में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। इनकी गिरफ्तारी में इलाही बख्श ने जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये सारी स्टोरियाँ नहीं। अब देखते हैं कि विद्रोह का प्रसार कहाँ कहाँ होता है। लखनऊ में 30 मई 1857 को सैनिकों ने विद्रोह किया। 5 जून 1857 को बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया। लखनऊ में किसने? बेगम हजरत महल ने, याद रखना है। बेगम ने विरजिश कादिर को नवाब घोषित किया। चीफ कमिश्नर लॉरेंस मारा गया और फिर 1 मार्च 1858 को कैंपबेल ने विद्रोह को समाप्त किया। बेगम हजरत ने आत्मसमर्पण कर दिया और वो फिर कहाँ चली गई? नेपाल चली गई। तो ये लखनऊ का मामला। कानपुर में देखते हैं। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब, इनका नाम दोदूपंत था, नाना साहब को पेशवा घोषित किया गया। व्हीलर ने आत्मसमर्पण किया, परंतु सत्ती चौरा नामक स्थान पर इनके साथ कुछ अंग्रेज़ों को विद्रोहियों ने मार डाला। कुछ अंग्रेज़ों को आत्मसमर्पण कर दिए, लेकिन उसके बाद भी कुछ विद्रोहियों ने मार डाला। नाना साहब के कमांडर इन चीफ टाटिया टोपे, जिनका नाम आत्मारंग पांडुरंग था, इन्हें मान सिंह ने धोखे से पकड़वा दिया। ग्वालियर में टाटिया टोपे को फांसी दे दी गई। कैंपबेल ने कानपुर पर पुनः कब्जा कर लिया और नाना साहब नेपाल भाग गए। कैंपबेल ने लखनऊ वाला भी और कानपुर वाला भी जो है विद्रोह शांत कराया। झांसी देखते हैं तो 5 जून 1857 को विद्रोह यहाँ शुरू हुआ। नेतृत्व लक्ष्मीबाई ने किया। 23 मार्च 1858 को ह्यूरोज ने झांसी को घेर लिया। झांसी में युद्ध के पश्चात लक्ष्मीबाई कालपी पहुंची। यहाँ ह्यूरोज से पराजित होने के बाद ग्वालियर पहुंची एवं स्मिथ की सेना को भगाया। कहाँ? ग्वालियर। ग्वालियर में फिर स्मिथ और ह्यूरोज दोनों मिल करके सम्मिलित सेना ने जो है युद्ध किया और रानी जो है यहीं पर वीरगति को प्राप्त हुई। नेक्स्ट हम लोग बिहार देखते हैं। बिहार में बाबू कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया। ये जगदीशपुर शाहाबाद के थे। कुंवर सिंह ने अंग्रेज़ों को कई बार पराजित किया और उनकी प्राकृतिक मौत हुई। विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर ने जो है यहाँ विद्रोह को समाप्त किया था। इलाहाबाद में देखते हैं तो विद्रोह का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया था। जनरल नील ने विद्रोह को समाप्त किया।
फैजाबाद में देखते हैं तो मौलवी अहमद उल्लाह ने किया था, और दमन कौन किया? कैंपबेल ने किया। बरेली में खान बहादुर खान ने किया, दमन कैंपबेल ने किया। मंदसौर में नेतृत्व जो है फिरोज शाह ने किया। असम में नेतृत्व जो है कंदरपेश्वर सिंह ने एवं मनीराम दत्ता ने किया। उड़ीसा में सुरेंद्र शाही और उज्ज्वल शाही ने किया। कुल्लू में राजा प्रताप सिंह वीर सिंह ने किया। गोरखपुर में गजाधर सिंह ने नेतृत्व किया, और मथुरा में नेतृत्व देवी सिंह ने किया, और मेरठ में नेतृत्व जो है वो कदम सिंह ने किया। मेन पॉइंट देखते हैं कि असफलता के कारण क्या थे। ठीक, तो विद्रोह का सीमित स्वरूप इसलिए भी हो गया क्योंकि जो डेट फिक्स की गई थी उस डेट पर काम हो नहीं पाया। उससे पहले ही जगह जगह जैसे जैसे पता चलता गया और धीरे धीरे चुटपुटियाँ फूटती गई। इस वजह से जो है ये नहीं हो पाया। अगर एक साथ बम फूटता तो वो सफल हो जाता है निश्चित रूप से। योग्य नेतृत्व का अभाव, कोई योग्य नेतृत्व मिल नहीं पाया। सब लोग एक एक करके जहाँ जहाँ थे वो क्षेत्रीय जो है करने लगे। संगठन एवं सशक्त केंद्र का अभाव, इन लोगों ने बहादुर शाह जफर को तो राजा बनाया, लेकिन कोई ख़ास जो है उसका फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी। सीमित संसाधन भी इन लोगों के पास थे, किसी बहुत बड़े राजा या ऐसे किसी चीज़ का सपोर्ट भी नहीं था। जन समर्थन का अभाव था, जिसमें शिक्षित और कृषक वर्ग बिल्कुल भी नहीं साथ है। ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। निश्चित समय सीमा के पहले विद्रोह, जो टाइम फिक्स हुआ था 31 मई, लेकिन उसके पहले ही विद्रोह शुरू कर दिया गया। उसके कुछ और भी रीजन थे, और जो देशी राजा थे उनका देशद्रोही स्वरूप। जो देशी राजा थे या जमींदार थे उनको जो है उस समय काफ़ी फ़ायदे भी मिल रहे थे, तमाम अस्थाई बंदोबस्त ये वो आपको बताया उसके माध्यम से। तो ये लोग भी नहीं चाह रहे थे कि ऐसा कुछ हो जिससे हमारा नुकसान हो, इसलिए लोग साथ भी नहीं दिए। परिणाम, विद्रोह को समाप्त कर दिया गया, परंतु विद्रोह के कारण अंग्रेजी हुकूमत में उथल पुथल मच गई और वो लोग भयभीत हो गए। इसी क्रम में महारानी ने एक घोषणा पत्र जारी किया। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, भारतीय प्रशासन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से निकल करके ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई। ये महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आता है 1 नवंबर 1858 ईस्वी। ठीक है, उसको जो है यहाँ भारत में पढ़ा जाता है। और जो इस माध्यम से क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी निकल करके ब्रिटिश क्राउन के हाथ में पूरा शासन हो गया। जो गवर्नर जनरल था उसको क्या कहा जाने लगा, वायसराय कहा जाने लगा, और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुए। ब्रिटिश सरकार अब भारत के प्रत्येक मामले के लिए स्वयं ही उत्तरदायी होगी। इंग्लैंड में एक भारतीय राज्य सचिव का प्रावधान किया गया। स्थानीय राजाओं के अधिकार और सम्मान को संरक्षण दिया गया कि इन लोगों के सम्मान बनाए रहो ताकि फिर से कोई विद्रोह ना हो। और डलहौजी की जो व्यक्तिगत नीति का सिद्धांत था उसको समाप्त कर दिया गया। भारतीय सैनिकों एवं अंग्रेज सैनिकों की संख्या का अनुपात घटा दिया गया। अब ये 2:1 कर दिया गया, यानी 2 अंग्रेज रहेंगे तो 1 भारत रहेंगे। भारतीय सैनिकों एवं अंग्रेज सैनिकों, सॉरी भारत के 2 अंग्रेज के 1, क्योंकि अभी भी उतनी संख्या अंग्रेज़ों की यहाँ है नहीं, पहले ये संख्या ज़्यादा हुआ करती थी। घटा दिया गया ताकि सैनिक विद्रोह ना होने पाए। जो बड़े बड़े ओहदे थे, बड़े बड़े पद थे, उस पर भी भारतीय सैनिकों की नियुक्ति नहीं होने लगी। ठीक, अन्य महत्वपूर्ण देखते हैं तो 1857 की क्रांति के समय जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन पाल्मस्टन थे। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। विद्रोह के समय जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था, और इसका जो प्रत्यक्षदर्शी था पूरा वो उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का नाम सुने होंगे। नाना साहब के सलाहकार कजीमुल्लाह थे। 1857 के जो विद्रोह का प्रतीक था कमल और रोटी, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। विद्रोह के लिए कौन सा दिन था, तो 31 मई का दिन फिक्स किया गया था, जबकि उन लोगों ने देखा कि इसके पहले भी जो है विद्रोह शुरू हो गए, इसी कारण जो है सफल भी नहीं हो सका। विद्रोह में कौन भाग नहीं लिया, साहूकार, जमींदार, शिक्षित वर्ग और किसान बहुत कम लिए, लेकिन ये 3 तो बिल्कुल भी भाग नहीं लिए।
ये चीज़ें आपको याद रखना है। ये यूपीएससी के क्वेश्चन में पूछा जाता है, कौन भाग लिया कौन नहीं लिया। 1857 के बाद फौज को नवसंगठित कर दिया गया, यानी कि सैनिकों का जो अनुपात है वो 2:1 कर दिया गया। और जो प्लस बड़े बड़े ओहदे थे उस पर भी भारतीयों की नियुक्ति अब नहीं की जाने लगी। और इसके लिए, इसकी जांच के लिए मतलब इस चीज़ के लिए पील आयोग बना, ठीक है, कि फ़ौज को कैसे जो है नव संगठित किया जाए, ताकि फिर फ्यूचर में जो है इस प्रकार के जो विद्रोह थे, सैनिक विद्रोह, वो फिर ना हो पाए। इसके बाद हम लोग सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन देखेंगे, और इसको दोस्तों हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, कल से जो है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन पूरा हम लोग देखेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।